हेलो दोस्तों, आज हम आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो डेप्थ है, जो केंद्र सरकार का जो कर्ज है वो कितने प्रकार का होता है, उसके बाद उससे क्या नुकसान है और सरकार उसके लिए क्या क्या कदम उठा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डेप्ट है वो बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइडेड होता है, एक पब्लिक डेप्ट और एक अदर लाइबिलिटीज। पब्लिक डेप्ट जो होता है, सार्वजनिक कर्ज जो होता है, वो सभी ऐसे लाइबिलिटीज जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में लिए आते हैं। सरकार जो भी पैसा रेज करती है, चाहे वो टैक्स से हो चाहे वो फीस से हो, वो कहाँ जाता है? सरकार के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है। तो उसके अगेंस्ट सरकार जो भी लोन लेती है वो पब्लिक डेप्ट में आता है, और पब्लिक डेप्ट के थ्रू सरकार अपना 90% कर्ज उठाती है, और बाकी जो है वो जाता है पब्लिक अकाउंट में, जिसमें आपका किसान विकास पत्र और अदर नेशनल स्मॉल सेविंग स्कीम सब है। अब जो पब्लिक डेप्ट है वो फिर दो पार्ट में डिवाइडेड है, इंटरनल डेप्ट जो सरकार देश के अंदर बोरो करती है, और एक्सटर्नल डेप्ट। अच्छी बात यह है कि जो बाहर से सरकार बोरो करती है वो टोटल डेप्ट का मात्र 2.7% है। इसमें जो एक्सटर्नल डेप्ट में क्या क्या आता है? मल्टीलैटरल हो गया एजेंसीज, बायलैटरल एजेंसी हो गया जब दूसरे देश से बोरो करती है, IMF हो गया, ECB हो गया, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग हो गया। और जो इंटरनल डेप्ट है ये मतलब मेन है, और उसमें भी जो है आपका दो पार्ट है, मार्केटेबल डेप्ट यानी कि जो मार्केट से ऑक्शन करके उठाया जाता है, और नॉन मार्केटेबल डेप्ट जैसे केंद्र सरकार जैसे राज्य सरकार को देती है, या फिर पब्लिक सेक्टर बैंक को देती है, या अंतर्राष्ट्रीय संगठन को देती है। तो ये नॉन मार्केटेबल डेप्ट है, इसका ऑक्शन नहीं होता है। जबकि जो मार्केटेबल डेप्ट है इसका ऑक्शन होता है, और ये ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू होता है। तो इससे सरकार ने 60 लाख करोड़ रुपया बोरो किया, और नॉन मार्केटेबल डेप्ट से 10 लाख करोड़, मतलब दोनों मिला के इंटरनल डेप्ट में आपका 70 लाख करोड़ रुपया आ गया, एक्सटर्नल डेप्ट से 5 लाख करोड़। तो ये स्ट्रक्चर है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट डेप्ट का। फिर से देख लेते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट डेप्ट है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, पब्लिक डेप्ट और अदर लाइबिलिटीज। जो पब्लिक डेप्ट होता है ये वो सारे कर्ज हैं जो सरकार कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के एवज में लेती है। सरकार को जो भी पैसा मिलता है, चाहे वो टैक्स से हो और कोई रेवेन्यू से हो, फीस से हो, वो सब कहाँ जाता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। इसलिए सरकार अपने जो 90% कर्ज है वो इसी के अगेंस्ट में लेती है, और 10% जो है सरकार का एक और अकाउंट है, पब्लिक अकाउंट। आप जान लीजिए दोस्तों, सरकार के पास 3 मेन अकाउंट होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट। जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है इसमें सरकार जो भी सरकार को डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स से रुपए मिलते हैं या फिर कोई और राजस्व मिलता है, वो सब जो है सरकार का कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है। पब्लिक अकाउंट में जैसे हम बैंक में पैसा जमा करते हैं, किसान विकास पत्र में जमा करते हैं, LIC में जमा करते हैं, वो सब पब्लिक अकाउंट में आता है। जब आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालना पड़ता है सरकार को, तो सरकार को पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना जरूरी होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। और एक होता है आपका कंटीजेंसी फंड, तो वो इमरजेंसी के लिए होता है। फिर जो आपका पब्लिक डेप्ट है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, इंटरनल डेप्ट और एक्सटर्नल डेप्ट। जो इंटरनल डेप्ट है ये फर्दर दो पार्ट में है। इंटरनल डेप्ट सरकार देश के अंदर रेज करती है, एक्सटर्नल डेप्ट जो है सरकार देश के बाहर रेज करती है। इंटरनल डेप्ट जो है फिर फर्दर दो पार्ट में है, मार्केटेबल डेप्ट मतलब जो सरकार मार्केट से पैसा उठाती है ऑक्शन के थ्रू करके। इसमें सरकार अपना जो सिक्योरिटी होता है, जो अपना ट्रेजरी बिल होता है उसका ऑक्शन करती है और उससे पैसा रेज करती है। तो उससे कितना पैसा रेज हुआ लास्ट ईयर? 60 लाख करोड़। और एक होता है आपका नॉन मार्केटेबल डेप्ट, मतलब जो सरकार शॉर्ट टर्म बिल्स देती है राज्य सरकार को, स्टेट बैंक्स ने, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट होगा दोस्तों, मैंने बैंक्स लिख दिया है। स्टेट गवर्नमेंट हो गया, सेलेक्ट सेंट्रल बैंक हो गया। उसके बाद आपका स्पेशल सिक्योरिटीज इशूड अगेंस्ट स्मॉल सेविंग हुआ, पब्लिक सेक्टर बैंक हुआ, एक्जिम बैंक हुआ, सिक्योरिटीज इश्यूड टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। मतलब इसमें ऑक्शन के थ्रू सरकार अपने सिक्योरिटीज और ट्रेजरी बिल देती है, ये जनरली लॉन्गर टर्म के होते हैं।
और इसमें आपका इंटरमीडिएट ट्रेजरी बिल होता है जो सरकार स्टेट गवर्नमेंट सेलेक्टेड सेंट्रल बैंक को देती है। फिर आपका स्पेशल सिक्योरिटीज इशूड अगेंस्ट स्मॉल सेविंग पीएसबी, एक्सिम बैंक या फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और जो एक्सटर्नल डेप्ट हुआ इसमें आपका क्या आ गया, मल्टीलैटरल संगठन से जो लेती है। फिर आपका बायलैटरल हो गया जो देश से बोरो करती है, डिफरेंट कंट्रीज से बोरो करती है, जो आईएमएफ से बोरो करती है, या फिर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के थ्रू जो बोरोइंग होती है। इसमें ध्यान ये रखें दोस्तों कि जो एक्सटर्नल डेप्थ है वो बहुत कम है, तो इसीलिए जो है उतना टेंशन का बात नहीं है। फिर भी हाल के सालों में जो है सरकार का जो कर्ज है वो बढ़ते ही जा रहा है, जो कि चिंता का विषय है, क्योंकि अगर सरकार ही ज़्यादा बोरो करेगी तो फिर प्राइवेट सेक्टर कहाँ जाएगा। तो देखते हैं हम क्या है। इंडिया का जो है जो डेप्ट टू जीडीपी रेशियो है ये काफ़ी हाई है। 2018-19 में ये 68% था, 2019-20 में 72% और 2020-21 में अनुमानित है कि कोविड-19 के चलते ये 91% हो जाएगा। तो आखिर ये हाई डेप्ट है क्यों? तो देखिए, आप तो जानते हैं कि हमारा जो पॉपुलेशन है ये बढ़ते ही जा रहा है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। उसके बाद चूंकि भारत एक विकासशील देश है तो जितना इसका व्यय होता है एक्सपेंडिचर, उतना इसका प्राप्तियां नहीं होती। जो एक्सपेंडिचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसकी वजह से क्या होता है, हाई फिस्कल डेफिसिट होता है, उच्च राजकोषीय घाटा होता है। फिर हार्डली 2.5 से 3% लोग जो है वो डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं। मैक्सिमम लोग जो है 90% जो लोग हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, जहां पे इनकम जो है वो बहुत कम होता है। कोविड-19 पैंडेमिक के चलते जो है आप देख ही सकते हैं जीडीपी जो है -23.9 चला गया है, और सारी जो एक्टिविटीज हैं उनको नुकसान पहुंचा है, केवल कृषि को छोड़ के। लेकिन कृषि का जो है जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम है। जो प्राइवेट कंजप्शन है, चूंकि काम ही नहीं हुआ, फैक्ट्रीज नहीं चले, लोग जो है अपने घर में बंद रहे हैं, तो उसकी वजह से कंजप्शन ही नहीं हुआ, इन्वेस्टमेंट भी नहीं हुआ। तो इस वजह से जो है काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा है और सरकार को काफ़ी ज़्यादा खर्च करना पड़ा है। फिर चाहे वो हेल्थ हो या फिर मजदूरों को जो है उनके घर पहुंचाना हो या फिर और भी ऐसी एक्टिविटीज़ हो। फिर हाल के साल में जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है और डिजास्टर्स काफ़ी देखने को मिल रहे हैं, और भारत जो है एक कल्याणकारी राज्य है, तो इसको सबका साथ सबका विकास करना है। तो इस वजह से जो भी है डेप्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। देख लेते क्या क्या कारण है। भारत की जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, मतलब हमारे पास विश्व का मात्र 2.4% ज़मीन है, लेकिन हम 18% पॉपुलेशन को सपोर्ट करते हैं। फिर चूंकि भारत एक विकासशील देश है, जितना इसका एक्सपेंडिचर होता है, खर्च होता है, उतना इसकी प्राप्तियां नहीं होती। नैरो टैक्स बेस, जो टैक्स बेस है, मतलब 2.5 से 3% लोग ही डायरेक्ट टैक्स देते हैं। 90% लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, जहां पे इनकम काफ़ी कम है। और कोविड-19 पैंडेमिक के चलते भी ये जो है सारी इकोनॉमिक गतिविधियां जो है रुक गई, प्राइवेट कंजप्शन जो है बंद हो गया, सर्विस सेक्टर हो, इंडस्ट्री सेक्टर हो, सबको काफ़ी नुकसान पहुंचा। उसकी वजह से भी काफ़ी दिक्कत हुई है लॉकडाउन के चलते। फिर आपका जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग के चलते और भी कई वजहों से जो है डिजास्टर्स में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। और भारत जो है वो वेलफेयर स्टेट है, कल्याणकारी राज्य है, यहाँ बहुत ज़्यादा असमानता है, तो सरकार को शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। यही वजह है कि अनुमानित किया जा रहा है कि 2020-21 के लास्ट तक जो सरकार का डेप्ट टू जीडीपी रेशियो है वो 91% हो जाएगा। अब देखते हैं इस हाई डेप्ट का, जो इतना ज़्यादा कर्ज की वजह से फिर दिक्कत क्या है। तो देखिए, जब कर्ज बहुत हाई रहेगा देश का, तो जो आपका देश का रेटिंग है, सोवरिन रेटिंग, वो घट जाएगा। जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं देखेंगे कि अरे यार, यहाँ तो सरकार का हाल खुद खराब है, सरकार खुद ज़्यादा बोरो कर रही है, तो इससे जो है आपका इन्वेस्टमेंट जो है उस पर अफेक्ट पड़ेगा। और भारत जैसे विकासशील देश के लिए इन्वेस्टमेंट आना बहुत ज़रूरी है। तो जब इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो जो विकास है वो भी रुकेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ भी रुकेगा। फिर जब डेप्ट ज़्यादा रहेगा, फिस्कल डेफिसिट भी ज़्यादा होगा, महंगाई भी बढ़ेगी और क्राउडिंग आउट इफेक्ट। इसका मतलब क्या होता है कि जब सरकार ही ज़्यादा बोरो करेगी तो प्राइवेट सेक्टर कहाँ जाएगा।
जैसे मान लीजिए नॉर्मल कंडीशन में 100 करोड़ बोरो कर सकते हैं, तो उस समय जो है सरकार 40 करोड़ बोरो करती है और प्राइवेट सेक्टर 60 करोड़। लेकिन जब कर्ज ज़्यादा है तो सरकार ही मतलब 70 करोड़ बोरो कर लेगी, तो प्राइवेट सेक्टर के लिए बस 30 करोड़ बचेगा। उसके बाद जैसे हमने आपको बताया कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो हैम्पर होगा और ये बैंक्स पे एक्स्ट्रा बर्डन क्रिएट करेगा। फिर सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? सरकार ने हाल के सालों में बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सरकार ने FRBM कमेटी 2 बनाई है, जिसने कहा है कि आपको 2023 तक फिजिकल डेफिसिट जो है यानी कि राजकोषीय घाटा जो उसको घटा के 2.5% कर देना है और जो डेब्ट टू GDP रेशियो उसको घटा के 60% करना है। केंद्र सरकार को बोला है कि आप अपना जो डेब्ट है कर्ज उसको घटा के 40% कीजिए और जो राज्य सरकार उसको बोला है 20% कीजिए। लेकिन अभी कोविड के समय ये ऐसा करना जो है ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। उसके बाद सरकार ने GST को सिंप्लीफाई किया है। 97% जो टैक्स रेट है वो 18% से नीचे है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो GST पे करें। साथ ही साथ डेप्ट मैनेजमेंट के लिए सरकार ने पब्लिक डेप्ट मैनेजमेंट काउंसिल का गठन किया है, जो कि सरकार के इंटरनल और एक्सटर्नल डेप्ट पे नज़र रखती है और सुझाव देती है कि कैसे उसको और मतलब सही ढंग से लिया जाए और किया जाए। उसके बाद सरकार जो अलग अलग सब्सिडीज देती है, चाहे फिर वो फूड सब्सिडीज हो, फर्टिलाइजर हो, उसका डिस्टिलाइजेशन किया जा रहा है। डिस्टिलाइजेशन के थ्रू, DBT के थ्रू जो है कंट्रोल किया जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि जो सही बेनिफिशियरी है उनको ही मिले और वेस्टेज ऑफ एक्सपेंडिचर ना हो, जो सरकार का व्यय हो वो वेस्ट ना हो और प्रॉपर तरीके से हो। उसके बाद कोविड से डील करने के लिए सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज रिलीज किया है 20 लाख करोड़ का, जो कि है आपका माइग्रेंट्स के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, MSME सेक्टर के लिए, हेल्थ के लिए, सब के लिए रिलीज किया गया है। और सरकार जो है हाल के सालों में जो है विशेष फोकस रखी है ग्रामीण भारत पे और किसानों के कंडीशन को बेटर करने के लिए। जैसे सरकार ने अभी फार्मर्स को डबल करने का इनकम काम चलाया है, 2022 तक इसको जो है वो डबल करना है। तो देखिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं। सरकार ने जो है FRBM 2 इम्प्लीमेंट किया है, जिसमें कि फिजिकल डेफिसिट और डेब्ट टू GDP रेशियो को कम करना है। फिजिकल डेफिसिट को 2.5% और डेब्ट टू GDP रेशियो को करना है 60%। सेंटर को बोला गया है कि आप 40% तक अपने कर्ज को ले आइए घटा के, और स्टेट्स को बोला गया है 20%। GST को सिंप्लीफाई किया गया है। 97% जो टैक्सेस हैं उनको 18% से नीचे किया गया, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो GST के दायरे में आए। उसके बाद डेप्ट मैनेजमेंट के लिए अलग से एक बॉडी बनाई गई है, PDMC, पब्लिक डेप्ट मैनेजमेंट काउंसिल, जो कि आगे चल के पब्लिक डेप्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी हो जाएगी। और ये जो है सरकार को अंदरूनी कर्ज और बाहरी कर्ज को कैसे ठीक से मैनेज करे और कैसे क्या करे उस पर जो है सजेशंस देगी। फिर जो सरकार सब्सिडीज देती है उसको सही ढंग से किया जा रहा है, वहाँ पे डिजिटलाइजेशन का उपयोग किया जा रहा है। और जैम ट्रिनिटी के थ्रू मतलब जनधन जो योजना है, आपका आधार कार्ड है और मोबाइल को लिंक करके जो है DBT किया जा रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जा रहा है। इससे भी जो लीकेजेस काफ़ी हद तक रुके हैं, फिर चाहे वो फूड सब्सिडी हो या फर्टिलाइजर सब्सिडी हो। यहाँ देखिए डेब्ट के साथ DBT के साथ आप ये भी ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है आपका जैम ट्रिनिटी, जैम जनधन आधार योजना, जनधन आपका योजना हो गया, फिर आधार हो गया, फिर मोबाइल हो गया, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर भारत निर्भर पैकेज दिया जा रहा है, आत्मनिर्भर भारत, इससे जो है इंपोर्ट जो है वो कम किया जाएगा और वोकल फॉर लोकल, जो लोकल इंडस्ट्रीज है, देश के अंदर जो इंडस्ट्रीज है उनको बढ़ावा मिलेगा। सरकार अपना इंपोर्ट का जो डिपेंडेंसेस है उसको घटा रही है, आयात पे जो डिपेंडेंस है उसको घटा रही है। और ग्रामीण भारत पे विशेष फोकस दिया जा रहा है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उसको ग्रामीण भारत का विकास करना है। और जो भारत और इंडिया मतलब जो रूरल इंडिया और जो अर्बन इंडिया का गैप है उसको कम करना है, फार्मर्स के इनकम को बढ़ाना है। और सरकार आत्मनिर्भर भारत पैकेज में क्या की है, वो सभी क्षेत्र जो कि हिट हुए हैं कोविड की वजह से उनको जो है मदद प्रोवाइड की गई। फिर चाहे वो MSME सेक्टर हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो,
सबको जो है ये मतलब किया गया, सर्विस सेक्टर हो, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमी को जो है पैकेज प्रोवाइड किया गया है आत्मनिर्भर भारत के थ्रू। और गवर्नमेंट ये भी अब प्लान कर रही है कि और एक नया पैकेज रिलीज करने के लिए, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत पैकेज जो है वो उतना कारगर साबित अभी तक नहीं हो पाया है। अब देखिए, जब हायर फिस्कल डेफिसिट रहेगा, उच्च राजकोषीय घाटा रहेगा, तो मतलब हाई डेप्ट रहेगा, उच्च कर्ज रहेगा, मतलब दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। उच्च कर्ज रहेगा, ऊंचा मतलब कर्ज रहेगा, तो ऊंचा हाई फिस्कल डेफिसिट रहेगा। तो सरकार क्या क्या तरीके अपनाती है, तो एक होता है डेफिसिट फाइनेंसिंग, मतलब आपका जो एक्सपेंडिचर है, खर्च जो है वो जनरली क्या हो रहा है, अगर आपको रेवेन्यू आ रहा है मान लीजिए 10 लाख करोड़ का, तो आपका खर्च कितना हो रहा है, आपका खर्च हो रहा है मतलब 22 लाख करोड़। चूंकि भारत एक विकासशील देश है और भी रीजन्स हमने आपको समझाया, तो डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब है कि इस गैप को भरना, मीन्स जनरेटिंग फंड्स टू फाइनेंस द डेफिसिट विच रिजल्ट फ्रॉम एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू। अब देखिए ये कैसे होता है, जो आरबीआई है ये देश का भी सेंट्रल बैंक है और ये सरकार का भी बैंक है, मतलब सरकार को जब भी रुपयों की जरूरत पड़ती है तो ये आरबीआई को अप्रोच करता है, और आरबीआई फिर क्या करती है कि जो गवर्नमेंट का बॉन्ड है वो बैंक्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को और अदर्स को जो है सेल करती है और सरकार के लिए पैसा रेज करती है। मतलब इसमें गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट पैसा मिल रहा है पब्लिक से आरबीआई के थ्रू, तो इसको बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। लेकिन अभी क्या है कि जो बैंक्स है और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनका खुद का जो हाल है बहुत खराब चल रहा है, तो अब गवर्नमेंट जो है मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट के बारे में सोच रही है, जो कि सरकार ने 1997 में बंद कर दिया था। इसमें क्या होता है कि सरकार डायरेक्ट आरबीआई से बोरो करती है। सरकार जो है वो आरबीआई को अपने बॉन्ड्स देती है और आरबीआई को बोलती है कि आप न्यू करेंसी जो है वो प्रिंट कीजिए और हमें दीजिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि नॉर्मली तो सरकार ये डेफिसिट फाइनेंसिंग करती थी, लेकिन अभी क्या हो गया है कि जिससे मतलब जिसको बेच के आरबीआई पैसा रेज करती थी उनका खुद का हालत जो है अर्थव्यवस्था को वो खराब है, तो इसीलिए अब तो ऐसा नहीं हो पाएगा कि आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स को इन लोग को बेचे और मार्केट से पैसा रेज करे। तो अब क्या सोचा जा रहा है, अब डेफिसिट फाइनेंसिंग का नहीं, अब सोचा जा रहा है मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट का। इसमें सरकार क्या करती है, इसमें सरकार जो है डायरेक्ट आरबीआई को गवर्नमेंट बॉन्ड बेचती है और आरबीआई जो है न्यू करेंसी प्रिंट करके सरकार को देती है।